Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइज जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी का जो कोर्स कोड है यहाँ पे BZYCT135 है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे कोर्स टाइटल क्या है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है, जिसमें कि हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे और यूनिट 1 में आपका क्या था, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन था। तो आप सभी को याद होगा कि हमने क्या है प्रीवियस टॉपिक में क्या कवर करा था। प्रीवियस टॉपिक में हमने डाइजेशन इन एनिमल की बात करी थी। जस्ट हमने एनिमल के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में, उसके बारे में भी जाना था। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है ना। तो अगर आपने क्या है प्रीवियस टॉपिक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट आप जाके हमारे क्या है इस प्रीवियस वीडियो को भी जाके वॉच करें और साथ में साथ जो पहला पार्ट था इसका उसको भी जाके आप वॉच कर लें, अगर आप अभी पहले मतलब इस वीडियो पे ही आए हैं। देन हम बात कर लें यहाँ पे, जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी और आपने पिछली वीडियो में पढ़ा भी होगा, तो देन उसमें हमने एंजाइम्स के एक्शन के बारे में हमने क्या है डिटेल में डिस्कस नहीं करा था, है ना। जस्ट हमने एंजाइम्स के बारे में बताया था कि जस्ट ये एंजाइम के रिलीज होने से आपके फूड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड आपके स्मॉलर वो एक तरीके से है ना सिंपलेस्ट सब्सटेंस में टूट जाते हैं। ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। लेकिन मैं बात करूँ आज की वीडियो इसलिए ज़्यादा आपकी यूनिक होने वाली है क्योंकि इसमें हम क्या है एक्शंस की बात करेंगे, एंजाइम्स के एक्शंस की बात करेंगे और हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करेंगे। एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम किस तरीके से सेक्रेट होते हैं और किस तरीके से जो भी आपके न्यूट्रिएंट होते हैं उसको क्या है आपके सिंपलर सब्सटेंस में बदला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में हम क्या है यहाँ पे आपको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के बारे में बताएंगे, जो कि आपका क्या है प्रोटीन को एक तरीके से ब्रेक डाउन करता है ना। प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या है यहाँ पे तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। बस इसी के बारे में जानेंगे। इसी तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट के भी, लिपिड के भी और न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से उन्हें कौन कौन से एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए एक वीडियो में हम सारे ही एंजाइम्स के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आज की वीडियो में सिर्फ प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन को किस तरीके से एंजाइम जो है एक तरीके से ब्रेक डाउन करता है, एक्शन करता है उसके ऊपर, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के बारे में हम जानने वाले हैं। देन उसके बाद आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं असाइनमेंट हो गया, चैप्टर रिगार्डिंग नोट्स वगैरह हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सॉल्विंग्स वगैरह हो गया, वो सभी मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम के इन्फॉर्मेशनल ग्रुप को भी आप साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं क्या है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन मुझे आती है मैं आप सभी को क्या है वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाके हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे हम बात कर ले टॉपिक की, तो टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात करने जा रहे हैं। तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि आपको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन एनिमल्स के बारे में बताने वाले हैं। तो देन यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले फटाफट जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देन यहाँ पे एंजाइम्स की बात कर रहे थे। देखिए एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स जस्ट एज अ क्या है, ये एंजाइम्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंजाइम्स, है ना। एंजाइम्स जस्ट क्या करते हैं, एक तरीके से रिएक्शन बढ़ा देते हैं या कहें ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके लंबे लंबे चेन वाले पॉलीपेप्टाइड या मैं कहूँ पॉलीमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं एक तरीके से, है ना। पॉलीमर्स यहाँ पे मैं लिख दूँ पॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीमर्स है ना गाइज, ये आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है और ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बीच में आप देखोगे इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या होता है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रखी होती है ना। इनके बीच में बॉन्ड बने होते हैं। अब इतने लंबे लंबे चेन होते हैं फूड पार्टिकल के, जस्ट ये क्या है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते जब तक ये क्या है ये फ्री मॉलिक्यूल में ना टूट जाए। इस तरीके से इनमें जो बॉन्ड है इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए, और जब तक ब्रेक नहीं होगा बॉन्ड तब तक यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन जो है हमारे फूड का या कहें न्यूट्रिएंट का, यहाँ पे मेन जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम जस्ट इनके बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या किस लिए जाना जाता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को, जो भी आपके लंबे लंबे पॉलीमर्स होते हैं फूड के न्यूट्रिएंट के, है ना, वो आपके कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं, वो आपके प्रोटीन के हो सकते हैं,
इसके अलावा बताइए आप, वो लिपिड के हो सकते हैं, है ना, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड के हो सकते हैं। तो इतने लंबे लंबे चेन हैं जिनका आपका क्या है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। पॉलीसेक्राइड हो, ये चाहे आपका पॉलीपेप्टाइड हो, चाहे यहाँ पे लिपिड हो, इन सभी का जो डाइजेशन है तब तक नहीं प्रोसेस हो पाएगा जब तक एंजाइम्स इस पे वर्क नहीं करेंगे लंबे लंबे चेन्स पे। तो इन लंबे लंबे चेन्स को तोड़ने का काम कौन करता है? तो आप सही समझ रहे हैं गाइस, एंजाइम्स करता है। क्या है? केमिकली ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड को, लार्ज इंजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। आप जो भी खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, आप मटन खाते हैं, आप अंडा खाते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं? आपके ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर लार्ज एक तरीके से फूड होता है ये, है ना, जो भी हम इंजेस्ट करते हैं। अब इनका क्या होता है, यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन करा जाता है एंजाइम्स के जरिए। एंजाइम्स क्या करता है, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ये बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। देन यहाँ पे ब्रेक डाउन जब हो जाता है तो यहाँ पे ये क्या होता है, इनमें हाइड्रोलाइसिस होता है। और हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब हाइड्रो आ रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रो का मतलब यहाँ पे वाटर का कहीं ना कहीं रोल होने वाला है। तो देखिए H2O में आपका क्या होता है, ये H2O जब टूटेगा ना तो यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन और H+ आयन में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जब ये ब्रेक होगा ना, तो ब्रेक होगा तो एक जो एंड होगा इसका, जिधर से ब्रेक होगा इस जगह पे आपका क्या है, हाइड्रोनियम कह रहा हूँ, सॉरी, हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और साथ ही इधर जाके आपका क्या है, H+ आयन अटैच हो जाएगा, है ना। इस तरीके से क्या हो जाते हैं, ये फ्री मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये इस तरीके से जो हैं फ्री मॉलिक्यूल्स आपके अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर ये आपके कार्बोहाइड्रेट हो तो इसमें से आपके क्या है, मोनोसेक्राइड टूट के अलग हो जाएंगे। अगर ये प्रोटीन हो तो प्रोटीन के मोनोमर्स यानी एमिनो एसिड्स इसमें अलग हो जाएंगे टूट के, है ना। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन का क्या हो गया, आपका एमिनो एसिड हो गया, लिपिड का क्या हो गया गाइस, ग्लाइकोजिन हो गया, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। ग्लिसरॉल होता है, सॉरी, तो ग्लाइकोजिन कह दिया था, ग्लिसरॉल, है ना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है लिपिड। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ब्रेकडाउन। एंजाइम जस्ट इसको यहाँ से कट करने का काम करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इनको तोड़ने का काम करता है। तो यानी जब ये टूट जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर और सॉल्युबल सबस्टांसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका जब है ना, ये जब क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ड्यूडेनम में आएगा, तो देन यहाँ पे आपके जो विलाई हैं, विलाई इजिली इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस फ्री मॉलिक्यूल को। ध्यान से समझ गए होगे। अब इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपके ये मेनली एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो एंजाइम जो है आपके यहाँ पे, आप बात करें एंजाइम्स की, तो यहाँ पे ना ऑर्डर टू डाइजेस्ट रप्चर, ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं आपके, ये इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं, या कहें पॉलीमर्स जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, इनको क्या है, तोड़ने का काम करते हैं ना। जो भी आप क्या कहते हैं खाते हो, है ना, तो वो आपके कितने, आप यहाँ पे गिन लो, यहाँ पे कितने बॉन्ड मैंने बना दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिए, है ना। तो यहाँ पे एक से अधिक आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, जो कि आपके क्या हो सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे। समझ रहे होंगे आप। देन ये जो फूड जो ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ना, जो भी इंजेस्टेड फूड होता है ना, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है एंजाइम्स के कारण। अब इसके बारे में हम डिटेल की बात करें तो देखिए, प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म जो है ना, इन जितने भी एंजाइम्स है, इनके एक्शन के बारे में हम यूनिट 14 और 15 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये यानी इसके अगले वाले कोर्स बुक में है, इसके अगले वाले मतलब इसी सेम कोर्स कोड है, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बुक में है ना, जस्ट हमें क्या है, हल्का ऊपर ऊपर का नॉलेज दिया गया है, और हम भी कुछ इसी प्रकार से जानेंगे जिसमें कि आपको जो है यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में क्लियर भी हो जाए, और बाकी जो मेन पार्ट जो है हम वहाँ सेकंड में आपको बुक में पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए, ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है यहाँ पे स्पेसिफिक डिफरेंसेस भी शो करता है ना। एक एंजाइम से दूसरा एंजाइम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रखा है किन किन मायने में आपके एंजाइम जो हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं नॉट एज नैरोली स्पेसिफिक एज अदर एंजाइम्स एंड इंस्टेड शो ग्रुप स्पेसिफिसिटी, यानी स्पेसिफिसिटी शो करता है यहाँ पे आपके अलग अलग एंजाइम्स, है ना, अलग अलग एंजाइम अलग अलग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। याद रखिएगा इस बात को। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें एक एंजाइम की जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है गाइस, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है।
तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट किसको करेगा, ये आपका जो है ना एंजाइम जो है ना आपके पॉलीसेक्राइड, जो कि आपके एनिमल से भी क्या कहते हैं यहाँ पे हम ले सकते हैं और प्लांट से भी ले सकते हैं। इन पॉलीसेक्राइड को क्या है ये डाइजेस्ट कर सकता है एंजाइम। समझ गए होगे आप। तो अलग अलग स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग ही हो पाता है ना। कार्बोहाइड्रेट को अलग एंजाइम करेगा डाइजेस्ट, प्रोटीन को अलग करेगा, लिपिड को अलग करेगा, न्यूक्लिक एसिड को अलग करेगा। तो सभी तरह के एंजाइम्स आपके क्या है अलग अलग तरीके के डाइजेशन में भाग लेते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे आपके एंजाइम्स जो लिखे होंगे, यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे एंजाइम्स जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है इन डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल में आप देख लेंगे, आपने देखा होगा कि सेम नाम से ही आपके क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आइडेंटिकल केमिकली, यहाँ पे ट्रिप्सिन की बात करूं, जो कि एक तरीके से ये जो एंजाइम है ये किसको हाइड्रोलाइज करता है, ये प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं फिशेस के अंदर, तो फिशेस के अंदर ये आइडेंटिकल नहीं होता है। रीजन इसके पीछे ये है कि जो फिश है, फिश का जो बॉडी होता है ना क्या कहते हैं कोल्ड ब्लडेड होता है। जस्ट ये इनका जो टेम्परेचर होता है गाइज वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पीएच पे आपके क्या होते हैं अलग अलग एंजाइम्स क्या करते हैं फंक्शन करते हैं। तो ट्रिप्सिन जो है इसलिए इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि ट्रिप्सिन का इसमें कोई रोल नहीं है। फिश में इनमें इस तरह का टेम्परेचर नहीं है, उस तरह का पीएच नहीं है, जिसके कारण वो कोई काम नहीं आता फिश में, है ना। तो फिश में नहीं पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर ट्रिप्सिन यूज होता है। देन बात करें टेम्परेचर और पीएच जो है ऑप्टिमम चाहिए होता है। डाइजेशन तभी अकोर होता है और आपके एंजाइम्स तभी रिलीज होते हैं, एक्टिव होते हैं, जब क्या होता है, जब ये जो आपके क्या होते हैं पीएच और टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम मिलने लग जाए, है ना। टेम्परेचर ऑप्टिमम और पीएच ऑप्टिमम हो तो यहाँ पे आपका एंजाइम जो है वर्क करता है। आपकी बॉडी अगर ठंडी रहेगी, आपके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो रहा हो, तो यहाँ पे डाइजेशन जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी धीमा होगा। हो सकता है सर्दियों में भी आपको क्या है खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर के टेम्परेचर से आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी सी धीमी हो जाती है। देन बात करें फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, अलग अलग वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रेट के पैनक्रियास से सेक्रेट होता है। तो इनको एक्ट करने के लिए या कहें एक तरीके से फंक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है पीएच चाहिए होता है, जो कि इनका माना जाता है बेस्ट 7 to 9 माना जाता है। 7 तो वैसे न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन इससे जो है आपका प्लस जो है यहाँ पे आपका पीएच कैसा हो गया, यहाँ पे बेसिक पीएच हो गया। क्या कैसा हो गया गाइस, बेसिक पीएच हो गया। और ये बेसिक पीएच या कह ले एल्कलाइन पीएच जो है इसको चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए। सिल्क वॉर्म की बात कर रहे हैं तो सिल्क वॉर्म के लिए आइडल पीएच कितना है 6.2 to 6.2, थोड़ा सा एसिडिक है ये, है ना। और यहाँ में 9 तक ये क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं। तो ये थोड़े से कम में भी क्या है इनका क्या कहते हैं ट्रिप्सिन वर्क कर सकता है। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होता है, तो ये पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। पर्टिकुलरली दोज दैट डाइजेस्ट प्रोटीन आर सेक्रेटेड इन एन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो जब भी आपके ये जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो इनएक्टिव फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पाए जाते हैं वो कहाँ से रिलीज होता है, तो पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज से आपके इनएक्टिव क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना एंजाइम इनएक्टिव होते हैं तो इनको जगाना पड़ता है। अब इनको जगाने के लिए क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में तो अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम 4 मेजर क्लासेस की बात कर ले जो कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, किसके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के। डाइजेस्टिव एंजाइम तो देखिए सबसे पहले हम बात करें प्रोटीज की बात कर ले, प्रोटीजेज की बात कर ले, जो कि हाइड्रोलाइज किसको करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को करता है। ये थोड़ा सा डार्क कलर हो गया, इसको हम हल्के कलर में लेते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेजेस की बात करें तो ये हाइड्रोलाइज किसको करता है, बताइए बताइए बताइए, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो आपके सैकराइड्स होते हैं, सैकराइड के बीच में जो आपके बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जो कि कौन सा फॉर्म बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेजेस में ग्लाइकोसिडिक होता है। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट में कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने का काम करता है कौन, कार्बोहाइड्रेजेस के। इसके बाद लाइपेजेस की बात करें तो लाइपेजेस जो है ईस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। यानी एक फैटी एसिड जो है दूसरे फैटी एसिड से जुड़ा जो होता है वो किसके मदद से जुड़ा होता है, तो वो ईस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। याद रखिएगा ईस्टर बॉन्ड। और आपका चौथा जो है यहाँ पे न्यूक्लियसेज है, यानी न्यूक्लिक एसिड को जो हाइड्रोलाइज
या डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे है ना डीएनए और आरएनए को जो है ना ये मतलब न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ा जाता है। जैसे कि आप कुछ भी खाते हो, कोई भी आप सब्सटेंस खाते हो, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर डीएनए आरएनए होता है, तो इसको हाइड्रोलाइज करके क्या है न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करा जाता है। किसकी मदद से? न्यूक्लियसेस की मदद से। इतना तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि एंजाइम्स का क्या रोल होता है और एंजाइम्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला हम जानेंगे आज एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के बारे में। तो देखिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बताऊं इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें का पता होना चाहिए, आपको प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस जैसा कि आप सभी ने जब पहला क्लास जब मैंने लगाया था प्रोटीन का, तो मैंने बताया था कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन कुछ भी नहीं होता है, ये पॉलीपेप्टाइड। ये कैसे होते हैं गाइस? ये आपके जस्ट आपके कैसे होते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन के बने, पॉलीपेप्टाइड चेन के बने आपके क्या होते हैं? ये होते हैं गाइस पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं इस तरीके से इनका चेन होता है ना, ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग मिल जाएगी आपको इस तरीके से चेन बना के। अगर मैं बात करूं अगर एक यूनिट की, तो एक यूनिट को हम अमीनो एसिड कह सकते हैं गाइस, ये अमीनो एसिड कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे अमीनो एसिड, यहाँ पे अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स क्या हो सकते हैं, इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े मिल जाएंगे, है ना। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड को मेनली क्या करता है एंजाइम? ब्रेक करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। तो देन यहाँ पे मैं पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बताऊं तो कुछ इस प्रकार से पहले अमीनो एसिड के बारे में बता देता हूं। अगर मैं एक इनका ब्लॉक यूनिट की बात करूं, एक यूनिट की बात करूं जिसे हम अमीनो एसिड कहते हैं, है ना, फ्री मॉलिक्यूल अमीनो एसिड की बात कर लूं मैं, तो ये अमीनो एसिड कुछ दिखता किस तरीके का है, तो यहाँ पे देखिएगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अमीनो एसिड, ठीक है। तो गाइज अमीनो एसिड जो है कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक बीच में आपका सेंट्रल कार्बन एटम होता है ना, और इस तरीके से इनमें अरेंजमेंट मिलती है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो कि आपका क्या होता है लेफ्ट के साइड नाइट्रोजन, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नाइट्रोजन के साथ दो बॉन्ड एच के हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ये सी का ओ एच के साथ, सॉरी कार्बन के साथ होगा पहले, है ना, यहाँ पे कार्बन के साथ होगा। मैं पहले बना देता हूँ, ये कार्बन हो गया, फिर OH हो गया, एंड इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे H हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा होगा। दो चीज क्या? तो इस वाले ग्रुप को देखिए, तो ये आपको कुछ समझ में आ रहा है, COOH। COOH क्या होता है? तो गाइज ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कौन सा होता है गाइज? कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप सभी कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट साइड में आप देख रहे होंगे कार्बोक्सिल ग्रुप है, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है, अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि अमीनो एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप और क्या कहते हैं अमीनो ग्रुप के साथ मिलके कार्बन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे अमीनो का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर में ये इस तरीके से आर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है। और ये क्या होता है? ये दरअसल ये आपका क्या होता है, ये वेरिएबल एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? वेरिएबल एल्काइल ग्रुप होता है। समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर एक नाम लूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जस्ट मैं ग्लाइसिन ले सकता हूँ, ल्यूसिन ले सकता है ना। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ग्लाइसिन, ठीक है, इन सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ल्यूसिन की बात कर लूँ, लाइसिन की बात कर लूँ, है ना, लाइसिन की बात कर लूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ल्यूसिन भी होता है ना, ल्यूसिन की बात कर लूँ, है ना, क्या स्पेलिंग होता है, CIN, है ना, ल्यूसिन हो गया। इस तरीके से और भी टायरोसिन हो गया, ये एरोमेटिक होता है, टायरोसिन जो है ना एरोमेटिक होता है। तो ये सभी आपके क्या है, यहाँ पे जो आर वेरिएबल अल्काइल ग्रुप देख रहे होगे, यहीं से आपके क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, है ना। और इसी तरीके से कई सारे अमीनो एसिड के क्या बनाए होते हैं, चेन बनाए हुए होते हैं। अब मैं बात करूं पॉलीपेप्टाइड चेन दिखता कैसा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। देखिएगा NH3, और ये कुछ इस तरीके से CH, और ये कुछ इस तरीके से C, यहाँ पे ऊपर में O, और यहाँ पे आप फिर से देखिएगा, यहाँ पे NH, और यहाँ पे देखिएगा आप CH, है ना, और यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर में आपका क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा,
है ना। R1 लिख लें यहाँ पे, R1 या R2 ले लेते हैं ना। R1 तो यहाँ पे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे प्लस होगा। इस तरीके से यहाँ पे और मैं अगर बनाऊँ तो यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे O हो गया, और ये फिर इस तरीके से आपका कंटिन्यूअली चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पॉलीमर जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यहाँ पे बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पे CH आ गया, यहाँ पे R3 आ जाएगा, इधर इस तरीके से आपका क्या है, यहाँ पे CO, यहीं तक खत्म कर देते हैं हम, है ना, यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यहाँ पे चलता रहता है, चलता रहता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है चलता रहता है ना। अब यहाँ पे जितने भी जो ये अमीनो ग्रुप है, मेन हमारा यहाँ पे जो है ना, अलग अलग प्रोटीन को तोड़ना, अलग अलग फ्रेगमेंट में तोड़ना, है ना। इनमें हमें क्या है, बॉन्डिंग को ही हमें तोड़ना होता है। अब ये आपके दो जगह से हो सकते हैं, या तो कार्बोक्सिल ग्रुप से भी हो सकते हैं, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, एन टर्मिनल जिसे हम कहते हैं, यानी आपका क्या नाम है, अमीनो साइड से, अमोनियम साइड से भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक एक्चुअल में इसके एक क्या कहते हैं, जस्ट एक पिक्चर करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग जो है टूटती है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये क्या कहते हैं, सॉरी, ये हो गया, यहाँ पे आपका N हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे R ग्रुप हो गया, यहाँ पे H हो गया, है ना, यहाँ पे भी H हो गया, और यहाँ पे भी H हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया गाइज, OH हो गया, और यहाँ पे गाइज हो गया H हो गया, एक और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अमीनो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये R हो गया, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ नीचे बॉन्ड होगा O, और यहाँ पे आपका H होगा, और यहाँ पे भी आपका H के N है ना, यहाँ पे N होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा गाइज, H होगा, और इधर भी H होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे OH होगा। तो यहाँ पे ये जो OH है और ये क्या है, यहाँ पे H है, ये कब, यहाँ पे ये जो दो अलग अलग अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से, यहाँ पे एक कार्बोक्सिल टर्मिनल, और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा टर्मिनल क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड टर्मिनल के पास से, या कहें एन टर्मिनल, नाइट्रोजन टर्मिनल से यहाँ पे टूट के कटने के बाद यहाँ पे आपका जो H2O होता है, H2O में से आपका क्या है, यहाँ पे OH निकल के इधर जुड़ जाएगा, किसके साथ, COOH के साथ जुड़ जाएगा, और इसमें जो एक H प्लस, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, OH माइनस जो है यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप के पास जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एन टर्मिनल, नाइट्रोजन टर्मिनल के साथ H प्लस जुड़ जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके अमीनो एसिड्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर मैं बताऊं पेप्टाइड बॉन्ड दिखता कैसा है, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना, कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जस्ट अगर मैं बनाऊं इसी चीज को, H हो गया, यहाँ N हो गया, यहाँ पे भी आपका H हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ ऊपर R हो गया, है ना, समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, N हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, सॉरी डबल नहीं, सिंगल बॉन्ड H हो गया, है ना। इसके बाद C हो गया, R हो गया, H और OH, है ना, प्लस H2O। तो यानी जब हम H2O के साथ जस्ट क्या होता है, यहाँ पे पहले एंजाइम वर्क करता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला C का N के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, C का कार्बन का नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब ये एंजाइम वर्क करता है इस पे, इसको ब्रोक कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कुछ इस प्रकार से, अभी मैंने जो ऊपर में बताया, यहाँ पे OH जो है इस तरीके से यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, और H जो है यहाँ पे N के साथ जुड़ जाता है, N टर्मिनल के साथ जुड़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका एंजाइम जो है वर्क करता है, और यहाँ पे हम डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके बात करेंगे, है ना। एक्सोपेप्टिडेज क्या होता है, एंडोपेप्टिडेज क्या होता है, इस तरीके से हम बात करेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और किस तरीके से जो इनएक्टिव आपके एंजाइम्स होते हैं वो किस तरीके से आपके एक्टिवेट होते हैं, है ना। आपके जो प्रोटीन होते हैं ना, वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो एंजाइम हो, एंटीबॉडी हो, है ना, एंजाइम हो, आपके क्या क्या हो, एंटीबॉडीज हो, है ना, एंटीबॉडीज हो,
इसके अलावा और बताइए स्टोरेज हो, है ना, कोलेजन हो, इन सब के पास आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इन सब जगह जो एंजाइम जो फंक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट प्रोटीन के फंक्शन की, किस तरीके से यहाँ पे एंजाइम जो है फंक्शन करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फंक्शन करता है। तो देखिए इतना तो है, आपको समझ में आ चुका होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से ब्रोक होता है। पेप्टाइड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, ये भी मैंने बता दिया। साथ ही साथ ये भी बताया कि आपका एंजाइम ब्रोक होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन जो है या कह ले वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल टूट के यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और H+ आयन को जाके दोनों एंड में, अलग अलग एंड जहाँ से कटा है आपका बॉन्ड, वहाँ जाके क्या है जुड़ जाता है। अब हम बात कर ले प्रोटीन डाइजेशन, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जैसे आप खाना लेते हैं, खाना चबाया और खाए और आपके खाना जो है स्टमक में पहुंच गया, तो यहाँ पे जो है ना स्टमक में पहुंचने पे कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब आता है ना तभी डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए जब आपका खाना क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, देन यहाँ पे आपके जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है, जो कि आपका क्या कहलाता है, प्रोटीजेस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटीजेस। आप समझ में आ रहा होगा आपको प्रोटीजेस क्या है। यहाँ पे प्रोटीजेस जो है, यहाँ पे एंजाइम की बात करी जा रही है जो कि कौन किसे डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या कैसे सिंथेसाइज होता है, प्रोटीजेस जो है ये सिंथेसाइज होता है, ये लार्जर इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ जाइमोजेंस। जाइमोजेंस जो होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े लार्जर आपके क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म्स होते हैं। किसके 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 बताइए, ये एंजाइम्स के इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, देन ये जो है यहाँ पे जब सेक्रेशन हो जाता है किसका, यहाँ पे प्रोटीजेस का, यानी कह ले एंजाइम्स का, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म जो है जब आपका क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे ये इसमें क्लीव्ड, यानी यहाँ पे जो एंजाइम है प्रोटीजेस है वो टूटता है और वो एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है ना। तो यहाँ पे इसी एंजाइम्स को जो कि आपका क्या है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, उसको कैटेगराइज किया गया है उसके एक्शन के बेसिस पे, यानी वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे किस तरीके से एक्शन करता है। यानी यहाँ पे दो ग्रुप में बांटा गया है, एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज के बेसिस पे बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा एंडोपेप्टिडेज क्या काम करता है, तो एंडोपेप्टिडेज जो है ये अटैक करता है किस पे, इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोटीन। जस्ट अगर मैंने बनाया यहाँ पे इस तरीके से लॉन्ग पेप्टाइड चेन्स बना दिए, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना दिए किसके, प्रोटीन के, तो ये जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स के चेन्स है ना, इसमें आपका एंडोपेप्टिडेज क्या करता है, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम करता है। यानी इस तरीके से 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गया, और इसी तरीके से 2 बॉन्ड का हो गया, फिर इसी तरीके से 2 बॉन्ड का हो गया ना। इस तरीके से क्या करता है, आप देखोगे पूरी तरीके से अमीनो एसिड जो है वो अलग नहीं होता है। एंडोपेप्टिडेज क्या करता है, ओनली ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम कर देता है। यहाँ पे पूरी तरीके से आपका अमीनो एसिड इस तरीके से ना अलग नहीं होता, देखोगे इस तरीके से बिना बॉन्ड के इस तरीके से अमीनो एसिड अलग नहीं होता एक बार में। एंडोपेप्टिडेज का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये जो प्रोटीन के इंटीरियर पार्ट को, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है, जो लार्जर पेप्टाइड चेन्स होते हैं, उसको ब्रोक करके तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बदल दिया जाता है। ये क्या है, ये गाइस फ्रेगमेंट्स है, ये आप देख रहे हो ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स है। अभी डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है एंडोपेप्टिडेज के वर्क के बाद। अब बात करें ये जो छोटे छोटे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है, इनको क्या है, बहुत सारी साइट्स की जरूरत होती है, अलग अलग साइट्स पे ये एक्सोपेप्टिडेज। अब बात करें इसके बाद जो एंजाइम इस पे वर्क करता है, एक्ट करता है ना, एंडोपेप्टिडेजेस के बाद क्या है, यहाँ पे एक्सोपेप्टिडेजेस क्या करता है, आपका क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में कौन तोड़ा, तो ये एंडोपेप्टिडेजेस का काम है। देखिए एंडोपेप्टिडेजेस क्या करता है, प्रोटीन के बड़े बड़े पॉलीमर्स को, बड़े बड़े चेन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम करता है। बात करें अलग एकदम क्या कहें, फ्री एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एक्सोपेप्टिडेजेस करता है। कौन करता है, एक्सोपेप्टिडेजेस करता है। समझ रहे होंगे आप, है ना, ये आपका एक्सोपेप्टिडेजेस करेगा। तो देखिए एक्सोपेप्टिडेजेस जो है, यहाँ पे आपका एंडोपेप्टिडेजेस जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकता प्रोटीन को, मोनोमर्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ सकता एमिनो एसिड में, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, एक्सोपेप्टिडेजेस क्या करता है, डाइजेस्ट करता है स्मॉलर प्रोटीन को, है ना, जो भी फ्रेगमेंट्स में जो टूट के आए हुए होते हैं, किसके द्वारा, एंडोपेप्टिडेजेस के द्वारा जो टूट के आए हुए होते हैं, वो एक्सोपेप्टिडेजेस के द्वारा यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट नहीं, ये कहें एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको,
है ना। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके ये क्या करते हैं, एक्सोपेप्टिडेजेस ये अटैक करते हैं ओनली पेप्टाइड बॉन्ड में। यानी अगर मान लिया कि इस तरीके से दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो इस तरीके से क्या है, एक्सोपेप्टिडेजेस की तरह ये क्या है, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो अमीनो एसिड से ये फ्री मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। समझ रहे होंगे आप, है ना। और ये जो है ना, ये एंड ऑफ द पेप्टाइड चेन कॉज द रिलीज ऑफ अमीनो एसिड। और इसके बाद अंत में आप देखोगे कि जो अमीनो एसिड जो है ये अलग अलग हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड भी हो सकता है, क्योंकि जब एंडोपेप्टाइड जब आपका तोड़ता है, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे आपके दो पेप्टाइड बॉन्ड हो, क्या हो यहाँ पे देखिए, एक और दो, यहाँ पे जब ये फ्रेगमेंट में टूटा ना, तो यहाँ पे दो आपके पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये आपके कैसे कहलाएंगे, डाईपेप्टाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे गाइस, डाईपेप्टाइड कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास कितने बॉन्ड हैं इस प्रोटीन के फ्रेगमेंट में, इसमें दो बॉन्ड है, इसलिए इसको हम डाईपेप्टाइड कहेंगे। अगर इसमें तीन बॉन्ड होते इस तरीके से, एक दो और ये तीन, ये इतना छोटा जो फ्रेगमेंट होता प्रोटीन का, तो ये आपका ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, या कहें ट्राईपेप्टाइड, है ना, प्रोटीन कहलाता। समझ रहे होंगे आप। तो ये कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड दोनों को एक्सोपेप्टाइड क्या कर देता है, यहाँ पे अलग अलग एमिनो एसिड में तोड़ने का काम कर देता है। एंडोपेप्टिडेजेस और एक्सोपेप्टिडेजेस यहाँ पे बताया गया लिस्ट टेबल 1.6 में। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं 1.6 में। 1.6 वेयर इज 1.6 हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे। तो प्रोटीजेज ऑफ एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो प्रोटीजेज यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम पाया जाता है, यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जाइमोजेंस के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ये आपको मालूम होगा। जाइमोजेंस क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है। क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, एंजाइम्स, है ना। इसको जरूरत क्या होता है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, किसमें, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो जबकि यहाँ पे देखेंगे आप क्या है, जो कुछ प्रोटीजेस जो होता है वो सेक्रेट क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में भी होते हैं, है ना। जिनको आयंस और आयंस के जैसे ही उनको आयंस का प्रेजेंस मिलता है तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपका जो एंजाइम जो होता है, मेनली अगर मैं बात करूँ तो वो आपका पेनक्रियाज से निकलता है। तो पेनक्रियाज में वो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, जाइमोजेंस के फॉर्म में, बड़े बड़े लंबे चेन के फॉर्म में होता है, जिसको ब्रेक किया जाता है, क्लीव किया जाता है। अब ये होता कैसे है, तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो होते हैं वो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं। तो जैसा कि आपके जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होते हैं, यहाँ पे ऑरिजिन जो होता है उनका, उनको क्या जरूरत होती है, सबसे पहले एक्टिवेटर की जरूरत होती है, दूसरा ऑटो कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तभी आपके जो एक्टिव फॉर्म यहाँ पे बाहर आते हैं एंजाइम के, ठीक है। प्रेफर्ड पेप्टाइड लिंक अटैक्ड, और यही आगे चल के आपके क्या है, जो भी प्रेफर्ड उनके लिए जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको जाके वहां पे लिंक को अटैक करने का काम करते हैं, इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोपेप्टिडेजेस की। तो एंडोपेप्टिडेजेस में देखिए कौन कौन से एंजाइम है जो कि कहां कहां से आपके कैसे कैसे ये एक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहला एंडोपेप्टिडेजेस में आपका पेप्सिनोजिन है। पेप्सिनोजिन जो है स्टमक में निकलता है। कहां निकलता है गाइस, स्टमक में निकलता है। बताएंगे कैसे निकलता है और किस तरीके से एक्टिवेट होता है। तो देखिए एक्टिवेटर का काम एचसीएल करता है, क्योंकि पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट होने के लिए क्या है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। कैसा मीडियम चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। और साथ ही पेप्सिन ही एक बार जब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, तो देन यहाँ पे बाकी के जो पेप्सिन है और भी सारे पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं एज अ ऑटो कैटलिस्ट। यानी खुद ही वो क्या है, क्या करते हैं, जब एक बार क्या होता है पेप्सिन की संख्या बढ़ने लगती है तो पेप्सिन और पेप्सिन को प्रोड्यूस करने में काम करता है, कैटलिस्ट का फॉर्म करता है, रिएक्शन को तेज करने का काम करता है। याद रखिएगा, रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। जब एक बार पेप्सिन प्रोड्यूस हो गया तो फिर से और पेप्सिन को बनाने के लिए पेप्सिन ही पेप्सिन को क्या करता है, बनाने का काम करता है, रिएक्शन इंक्रीज करने का काम करता है। ये भी आपका क्या करता है, जो अमीनो ग्रुप होता है, एरोमेटिक अमीनो ग्रुप, जैसे कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनाइल एनिलिन की बात करें तो इन सभी के बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। इसको बताएंगे हम, बाद में बताएंगे। फिर देखिए जो एंजाइम आपके पैनक्रियाज से सेक्रेट होते हैं, याद होगा आप सभी को, पैनक्रियाज से ड्यूडेनम में आपका ट्रिप्सिनोजिन नामक आपका क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जाइमोजेंस कह लें, या एंजाइम जो है इनएक्टिव, जाइमोजेंस किसे कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स को कहते हैं। तो ये इनएक्टिव आपका ट्रिप्सिनोजिन निकलता है, जो कि आपका यहाँ पे क्या होता है,
एंटेरोकाइनेस की मदद से। एंटेरोकाइनेस किससे निकलता है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जस्ट आपके विलाई के, माइक्रो विलाई के अंदर से ये क्या होता है, ब्रश सेल होता है ना, तो वहीं से आपके एंटेरोकाइनेस रिलीज होता है। एक बार जब आपका ट्रिप्सिनोजिन जो है यहाँ पे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो और जो ट्रिप्सिनोजिन है, ये ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो बाकी ट्रिप्सिनोजिन को क्या है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी ये क्या है, रिएक्शन बढ़ा देता है, तेज कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ऑटो कैटेलिस्ट की भूमिका निभाता है। ऊपर वाला एक्टिवेटर, नीचे वाला ऑटो कैटेलिस्ट कहलाएगा, याद रखिएगा। और ये आपका कार्बोक्सिल और अर्जिनिन, जैसे कि हम बात करें कार्बोक्सिल एंड को जो लिंक करके रखता है, जैसे कि अर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, इनको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। किस पे अटैक करेगा, कार्बोक्सिल एंड को करेगा। कौन करेगा, ट्रिप्सिनोजिन करेगा। फिर उसके बाद आपका आता है काइमोट्रिप्सिनोजिन आता है। ये भी आपका प्रोटीन के बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स, ये क्या कहते हैं, बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, पॉलीमर्स को कैसे है तोड़ने का काम करता है। देखिए इसमें जब एक बार ट्रिप्सिन रिलीज हो जाता है तो काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक तरीके से एक्टिवेट करने का काम भी ट्रिप्सिन ही करता है। क्या करता है, ये एक तरीके से मास्टर, हम ट्रिप्सिन को ना मास्टर एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर एंजाइम भी कहते हैं। अरे यार क्या लिख रहा हूँ स्पेलिंग, TRYPSIN है ना, मास्टर आपका एंजाइम होता है। ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है वो ट्रिप्सिन की मदद से ही काइमोट्रिप्सिन आपका एक्टिवेट होता है। ये भी आपका क्या करता है, जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे कि फेनाइल एनल क्या है ये, फिनाइल एनेलिन जो है इसको, और साथ ही साथ क्या है, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, इनके एमिनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड को ब्रेक करने का, तोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मेथायोनिन और ल्यूसिन जो है ये भी आपका प्रेजेंट होता है ना, तो उसको भी एडजेसेंट बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा प्रोइलास्टेज भी आपका एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्या है, यहाँ पे एंजाइम है, जो कि आपका ट्रिप्सिन के जरिए ही इलास्टेज में कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये इलास्टेज क्या होता है, जो भी आपके क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर वगैरह या कहें कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह जो होते हैं ना प्रेजेंट, उसको क्या है यहाँ पे तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है एनिलिन, ग्लाइसिन, सेरेन, इनमें आप देखोगे ये कार्बोक्सिल ग्रुप को क्या है, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। जब एक बार फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं प्रोटीन के, तो बात आती है यहाँ पे एक्सोपेप्टाइड्स की। तो एक्सोपेप्टाइड में आप देखेंगे प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस की बात करें तो ये भी ट्रिप्सिन के जरिए ही आपके क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ऑटो कैटेलिस्ट इसमें जिंक आयन का काम करता है, तो जो आपका क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस में कन्वर्ट करता है। ये आपका मेन एंजाइम है, जो कि आपका क्या है, जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो कि आपके डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स हैं आपके क्या है, अमीनो प्रोटीन के, तो ये क्या करता है यहाँ पे, ये फ्री अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। कौन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ एंजाइम्स वैसे भी होते हैं जो कि एक्टिवेटेड होते हैं, ऑलरेडी इंटेस्टाइन के लाइनिंग में एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इनको जगाने के लिए ना एक तरीके से मैग्नीज हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया और जिंक हो गया, इन आयनों की जरूरत पड़ती है। ये टर्मिनल एमिनो एसिड में आप देखेंगे ये फ्री एमिनो मतलब टर्मिनल एमिनो एसिड को क्या है, फ्री एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करते हैं ना। इसके अलावा डाइपेप्टाइड पेप्टिडेजेस भी काम करता है, इसको भी जगाने के लिए एक तरीके से ये एक्टिवेटेड ही रहता है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड ही रहता है, लेकिन ये फंक्शन तभी करता है जब इसको मैग्नीज और मैग्नीशियम और जिंक आयन मिलता है। ये जो अमीनो एसिड्स के पेयर्स होते हैं उनको तोड़ने का, उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। तो इतना तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा एकदम और डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए एक्सोपेप्टिडेजेस और एंडोपेप्टिडेजेस अटैक किसे करते हैं, स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड को करते हैं, जो कि डिपेंड करता है किस पे, केमिकल ग्रुप नियर देम, उसके आसपास अगर बात कर लें तो उसके आसपास कौन सा केमिकल ग्रुप है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है, काम करता है। कौन, एक्सोपेप्टाइड और एंडोपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब मैंने बताया आपको क्या कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ती है, एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है, ऑटो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ताकि वो क्या हो, कन्वर्ट हो सके एक्टिव फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैंने बताया अभी नीचे में कि पेप्सिनोजेन जो है वो आपका सेक्रेट किससे होता है, तो चीफ सेल जो है वर्टिब्रेट्स के स्टोमक में पाए जाते हैं ना, मुख्य सेल्स होते हैं कुछ स्टोमक के अंदर, उसके अंदर से आपके क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं क्या, पेप्सिनोजेन। और एक्टिवेटेड कैसे होते हैं, एक्टिवेट होते हैं वो HCl की मदद से, यानी उनको क्या है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। जैसे ही उनको एसिडिक मीडियम मिलता है स्टमक में, इस तरीके से स्टमक होता है ना, स्टमक ये मैंने आम बना दिया जस्ट, है ना, तो स्टमक के अंदर जो होता है, जो एसिडिक मीडियम मिलने के कारण ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो अब
याद रखिएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से सेक्रेट होता है, ये पैरेटल सेल्स, ये भी स्टमक पे ही मौजूद होते हैं। कौन से? पैरेटल सेल्स जो होते हैं स्टमक पे मौजूद होते हैं, स्टमक के इनर वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। उसी से आपके क्या होते हैं, HCl रिलीज होते हैं, जो कि क्या बनाता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। और एसिडिक कितना, तो पीएच यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, स्टमक का 2 हो जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। बात करें एसिडिक एनवायरनमेंट पाते ही स्टमक क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है किसे, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को आपका एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके बाद अल्टरिंग द कन्फर्मेशन, जब इसमें एक तरीके से एक कंफर्म हो जाता है कि है ना पेप्सिनोजिन जो है यहाँ पे क्लीव हो चुका है, टूट चुका है, किसमें, एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन में, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन जो हो जाता है ओवर हो जाता है। देन यहाँ पे ये मैंने पूरा टेबल तो वैसे बता ही दिया आपको, तो देन यहाँ पे हम बात कर ले पेप्सिन की। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ये आपके इस तरीके से ये जो जे शेप्ड आपका क्या है, यहाँ पे आपका स्टमक है, इस तरीके से स्टमक है, ये ना स्टमक है, तो ये स्टमक के अंदर आपका काम हो रहा है। अब पेप्सिन क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एंडोपेप्टिडेजेस की तरह। एंडोपेप्टिडेजेस, और एंडोपेप्टिडेजेस मैंने क्या बताया था गाइस, ये प्रोटीन को फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ना। प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यहाँ पे आपका डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड पॉलीमर्स में टूट जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो डाइटरी प्रोटीन होते हैं जो कि हम इनटेक करते हैं ना, उसको तोड़ के कंपोज कर दिया जाता है ना। लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं ना, उसको है ना शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है, डाइपेप्टाइड या फिर ट्राइपेप्टाइड चेन्स में इन्हें तोड़ दिया जाता है। समझ रहे होंगे आप। तो पेप्सिन क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है वर्चुअली एनी पेप्टाइड बॉन्ड। आप किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या करेगा, पेप्सिन इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा। जैसे कि ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे तो ये डाइपेप्टाइड चेन था। अगर मैं बात करूँ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी बहुत लंबा चेन है, इतना लंबा चेन जो है ना, यहाँ पे बिना डाइजेशन के इसका कोई काम हो ही नहीं सकता। इस तरीके से मैं बहुत बड़ा लंबा चेन बना देता हूँ। तो ये क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, यहाँ पे जैसे कि डाइपेप्टाइड चेन में तोड़ो ना, तो यहाँ पे जाके पेप्सिन वर्क करेगा और इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और एक साइड ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, इनके साथ दोनों एंड में, अलग अलग एंड में जुड़ जाएंगे। समझ रहे होंगे आप। तो बात करें पेप्टाइड बॉन्ड, जस्ट आपका यहाँ पे कहाँ पे फंक्शन कर रहा है, ये आपके स्टोमक में ही पूरा का पूरा काम हो रहा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रोटीन को नहीं तोड़ पाता, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये कैरेटिन जो होता है, कैरेटिन आपके हेयर हो गया, नेल हो गया, इन सारे में आपके पाया जाता है। इसके अलावा डेड स्किन वगैरह में भी कैरेटिन पाया जाता है। तो ये आपके क्या है, पेप्टाइड के जरिए डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। याद रखिएगा, कैरेटिन, जैसे कि आप बाल खा लें या फिर क्या कहते हैं नाखून खा लें, तो आपके क्या होगा, स्टमक में जाके वो डाइजेस्ट नहीं होगा। यानी पेप्टाइड जो है कैरेटिन नाम के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना हुआ है। इसके अलावा म्यूकोप्रोटीन की बात करें, जो कि आपका एक्चुअल में म्यूकस कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूकस। म्यूकस कहाँ होता है, आपके स्टमक के अंदर होता है ना, जिसके इनर वॉल को इस तरीके से कवर कर लेता है ताकि वो बर्न ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बर्न ना कर सके। तो ये म्यूको प्रोटीन को भी क्या है, यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें प्रोटोएमिन्स की बात करें। प्रोटोएमिन सल्फेट जो है, ये कैसे होते हैं, स्मॉली पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं, जो कि आपके किस में पाए जाते हैं, सॉलोमन स्पर्म में पाए जाते हैं। ये एक तरीके से ना न्यूट्रलाइज करने के लिए काम किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी में काम आता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हेपरिन की, है ना, कार्डिक प्रोसीजर में आप देखोगे जस्ट ब्लड काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो उस थिक ब्लड को है ना जस्ट क्या करते हैं, थिन एकदम बहुत पतला कर देता है ब्लड को, है ना। तो इसलिए इसकी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप देखोगे एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी के कारण। तो प्रोटोएमिन्स जो है यहाँ पे आपका क्या है, पेप्सिन के जरिए यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कौन कौन से 3 प्रोटीन है, तो पहला कैरेटिन हो गया, दूसरा म्यूकोप्रोटीन हो गया, तीसरा प्रोटोएमिन्स हो गए। ठीक है, ये तीनों ही आपके क्या होते हैं, पेप्सिन के जरिए डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। देन इसके बाद हम बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन यहाँ पे देखिए इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग क्या है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्लीव करने के लिए यहाँ पे लंबा। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एमिनो टर्मिनल और आप देखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक और एमाइन ग्रुप में ये क्या कर देते हैं ना, इनका 2 एंड पाया जाता है, एक अमीनो टर्मिनल और एक आपका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है। तो इन दोनों में तोड़ने का काम करते हैं ये। साथ ही
आप देखे होंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड ग्रुप की। तो जैसे कि आपका हो गया, क्या हो गया, फेनाइल एलेनिन हो गया और ट्रिप्टोफैन हो गया और टायरोसिन हो गया, है ना। ये 3 जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं गाइज, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। क्योंकि इसमें जो है ना एक जस्ट इनमें अमीनो एसिड्स के साथ क्या होता है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। जस्ट अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर NH2 हो गया, इधर H हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो एक यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने बताया था R वेरिएबल बताया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रोटीन जुड़ा होगा, सॉरी कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए फटाफट आप, ये CH2 हो गया और यहाँ पे आपका इस तरीके से ये जो बेंजीन है यहाँ पे जुड़ा होगा, तो ये हो गया ना एरोमेटिक, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये क्या है आपका, ये है आपका फेनाइल एलेनिन है, ठीक है, फेनाइल एलेनिन है, याद रखिएगा, फेनाइल एलेनिन है। इसके बाद ट्रिप्टोफैन भी है, ट्रिप्टोफैन का भी स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये किस तरीके का दिखता है अमीनो एसिड ये, तो ये देखिए, ये NH2, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख लीजिए, इधर एक और यहाँ पे अमीनो ग्रुप आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना। इस तरीके से आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये NH हो गया और इधर हो गया बेंजीन ग्रुप हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या होता है, ये ट्रिप्टोफैन होता है। यहाँ पे नीचे मैच लगाना भूल गया, हाँ, ट्रिप्टोफैन हो गया। चलिए, वैसे सारा बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये सभी आपके कैसे होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, है ना। जो कि आपके क्या होते हैं यहाँ पे यहाँ पे आप देखिएगा टेबल 1.6 में, तो ये क्या काम करते हैं, ये पेप्सिन के जरिए यहाँ पे बॉन्ड जो है इनके टूट जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जो है तो उनके टूट जाते हैं। देन इसके बाद हम बात करें, इसी तरीके से ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, यहाँ पे इसी प्रकार से टूटते चले जाते हैं और छोटे छोटे प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, फॉर्म हो जाते हैं। बात करें इन वर्टिब्रेट्स में, तो इन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें क्या है, आप देखेंगे कि जो पेप्सिन जो होता है वो लैक होता है, उसमें पेप्सिन नहीं पाया जाता है, यानी उनमें मेन एंडोपेप्टिडेजेस जो है ये कौन सा होता है, तो ट्रिप्सिन ही इनमें मेनली क्या होता है, आपका पेप्सिन के जगह काम करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और टेबल 1.6 में मैंने बताया भी था। और इसके अलावा जो काइमोट्रिप्सिन जो है ये आपका किस पे अटैक करता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड पे करता है, जैसे कि आपका पेप्सिन करता है, बिल्कुल उसी प्रकार आपका काइमोट्रिप्सिन भी जो है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, एक तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करता है। साथ ही साथ इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं क्या, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, मैंने अभी बताया कौन कौन से बताए थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए सभी। तो ये जो है यहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को यहाँ पे तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो आपके कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड हो गया, है ना, मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड पे ही जाके ये क्या करते हैं, क्लीव फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम बात करें पेप्सिन अटैक किस पे करता है, एमिनो टर्मिनल एंड पे करता है। दोनों चीज़ों को याद रखना है आपको, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड एरोमेटिक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड पे आपका क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। इसी तरीके से पेप्सिन क्या है, अमीनो टर्मिनल एंड पे जाके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। इसके बाद हम बात करें पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट, आगे चल के क्या होता है इनका, तो देखिए फर्दर डाइजेशन उसमें होता है, इसमें और भी पेप्टिडेजेस वर्क करते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है आपका इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन, है ना, पैनक्रियास से जब आपका क्या निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है ना, तो ट्रिप्सिन नहीं होता, वो जाइमोजिन्स होता है। जाइमोजिन्स मैंने बताया था अभी, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, है ना। तो यहाँ पे जो क्या होता है, ट्रिप्सिनोजेन होता है, क्या होता है, ट्रिप्सिनोजेन होता है। ट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसा कि पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए कैसा चाहिए होता है मीडियम, बताइए, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता था। इसी तरीके से ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए आपको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और एल्कलाइन मीडियम जो है आपके बाइल जूस से हो ही जाता है, आप सभी जानते भी होंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ट्रिप्सिनोजिन जो है यहाँ पे आपका एल्कलाइन मीडियम पाते ही ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ना, पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। कहाँ पे होता है, तो इंटेस्टाइन जो है ना आपका 3 पार्ट में बांटा जाता है, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम जो है। यहाँ पे आपका जो ड्यूडेनम पार्ट है, यानी हम बात करें इनिशियल पॉइंट की, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे स्टमक से जैसे ही यहाँ पे फूड निकला और वो कहाँ पहुँच गया, ड्यूडेनम में पहुँच गया। अब ये जो ड्यूडेनम में यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे पैनक्रियाज भी कनेक्टेड होता है। ये क्या करेगा, यहाँ पे पैनक्रेटिक एंजाइम्स वगैरह जो है, पैनक्रेटिक जूस वगैरह छोड़ देगा। देन इसमें आपका क्या होता है, ट्रिप्सिनोजिन होता है। ट्रिप्सिनोजिन एल्कलाइन मीडियम पाते ही ये क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव फॉर्म मैंने क्या बताया यहाँ पे, तो ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन जो है ना, मैंने अभी बताया कि ये एक प्रकार से मास्टर एंजाइम का काम करता है, यानी बहुत सारे एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करने का यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजिन जो है, यहाँ पे बहुत सारे जो इनएक्टिव डाइजेस्टिव प्रो एंजाइम्स हो गए, जाइमोजिन्स कहते हैं, प्रो एंजाइम्स है ना, एंजाइम से पहले वाले एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम्स, उसे हम प्रो एंजाइम या जाइमोजिन्स भी कह देते हैं। तो ये कहाँ से सेक्रेट होते हैं, पैनक्रियाज से सेक्रेट होते हैं, ड्यूडेनम में जाते हैं, और ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया पड़ा है, उन फूड में से आपके जो और भी जो प्रोटीन के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, उनको कह लें तोड़ने का काम किया जाता है। तो ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो कलेक्टिवली ये डाइजेस्ट किसे करते हैं, पेप्टाइड्स इनटू सिंगल एमिनो एसिड्स जो होते हैं ना, उनको है ना पेप्टाइड्स, उनको पेप्टाइड्स को तोड़ने का काम करते हैं। अब मैंने बता दिया था पहले ही कि इनको एल्कलाइन कंडीशन चाहिए होता है डाइजेशन करने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एल्कलाइन कंडीशन है ना, वो डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एल्कलाइन कंडीशन चाहिए होता है। अब बात करें ट्रिप्सिनोजिन की, तो ट्रिप्सिनोजिन सेक्रेट हो चुका है पैनक्रियाज से, ड्यूडेनम में जा चुका है और ये एक्टिवेट भी हो चुका है ट्रिप्सिन के फॉर्म में, है ना। और ये अनदर एंटेरो या ध्यान दीजिएगा, एंट्रोपेप्टिडेजेस की बात कर रहे हैं, जिसको हम एंट्रोकाइनेज कहते हैं। एक बार फिर से हम ऊपर चलते हैं तो आपको याद आ जाएगा एंट्रोकाइनेज क्या है। यहाँ पे तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ट्रिप्सिनोजिन, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, बड़ा अजीब सा हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि ट्रिप्सिनोजिन जो है, यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, ट्रिप्सिनोजिन जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी, एंट्रोकाइनेज की जरूरत पड़ी। अब ये एंट्रोकाइनेज आया कहाँ से, मीडियम तो मैंने बता दिया एल्कलाइन मीडियम हो गया, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट होने के लिए तैयार है। एंट्रोकाइनेज आया कहाँ से, एंट्रोकाइनेज ना यहाँ पे ड्यूडेनम में क्या होता है, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर सेल्स पाया जाता है। ब्रश बॉर्डर सेल्स किधर होता है, तो जैसा कि आपने इंटेस्टाइन में विलाई सुना होगा आपने, क्या है विलाई, है ना, VLLI जो होते हैं, विलाई जो होते हैं, विलाई जैसे क्या होते हैं, फिंगर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, बहुत छोटे 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 माइक्रोविलाई होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम ब्रश बॉर्डर सेल भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, यहाँ पे एंट्रोपेप्टिडेजेस निकलता है। क्या निकलता है, एंट्रोपेप्टिडेजेस, जो कि एक्टिवेटर का काम करता है। किसका एक्टिवेटर, ट्रिप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करेगा एंट्रोपेप्टिडेजेस, है ना। अब एक बार जब आपका ट्रिप्सिन फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पे ऑटो कैटेलिटिकली अगर हम बात करें, यानी आपका फर्दर ट्रिप्सिन को क्या करते हैं, एक तरीके से एक्टिवेट करने के लिए एंट्रोकाइनेसिस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे आपके ट्रिप्सिन ही यहाँ पे ट्रिप्सिन को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्दर हमें एंट्रोकाइनेसिस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक बार ब्रश बॉर्डर सेल से एंट्रोकाइनेसिस निकल गया, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, देन ट्रिप्सिन ही आपका फर्दर ट्रिप्सिनोजन को आपका क्या है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो यानी ये ऑटो कैटलिस्ट की यहाँ पे भूमिका निभा रहा है, कौन, ट्रिप्सिन, है ना। तो यहाँ पे तो पहले हमने ट्रिप्सिन की बात करी, देखिए कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो गया, देन ये एक्ट किस में करता है ये भी मैंने बता दिया, एल्कलाइन मीडियम में, जो कि आपका 7 से 9 के बीच में pH होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ये ब्रेक किसको करता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, बेसिक अमीनो एसिड लाइक अर्जिनिन और क्या है लाइसिन जो है, इनको क्या है ब्रेक डाउन करने का काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहला यहाँ पे ए पे देखिए, यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करती हैं, है ना, स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करती हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक अमीनो एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड नाम है इसका, एक स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो है ना, याद करिए जो मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था, तो ये ट्रिप्टोफेन है शायद, हाँ नहीं फिनाइल एनिलिन, नहीं टायरोजिन है, ये क्या है, ये टायरोजिन है ना।
तो ये जो टायरोसिन है ये आप देख रहे होंगे, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इसी तरीके से ग्लाइसिन है और ये लाइसिन है। तो आप देख रहे होंगे इस चेन में, इस प्रोटीन के चेन में अलग अलग तरीके के एमिनो एसिड्स आपको देखने को मिल रहा होगा। तो किस तरीके से ये ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन इस तरीके से क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ पे, है ना। इसके बाद काइमोट्रिप्सिन भी आपका इस तरीके से क्या करता है, यहाँ पे टायरोसिन को ग्लाइसिन से यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। बहुत लंबे लंबे चेन होते हैं ना, तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन भी किस तरीके से वर्क करता है। लाइसिन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बताया था ना, लाइसिन और अर्जिनिन में अमीनो एसिड, यहाँ पे जो बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं ये सारे बेसिक होते हैं ना। तो देन यहाँ पे जो पेप्टाइड है इस तरीके से यहाँ पे आपका ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ देता है, फ्रेगमेंट्स में प्रोटीन को तोड़ देता है। समझ गए होंगे आप। फर्दर यहाँ पे हम बी की बाद में बताएंगे, जब यहाँ पे आपका एक्सोपेप्टिडेजेस जो हैं आपके क्या है, एक्सोपेप्टिडेजेस जो वर्क करते हैं उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, है ना, जो कि आपका एक फ्री अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो देन ट्रिप्सिन आपका क्या है, यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक क्लीव्स करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को। और भी बहुत सारे जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, जैसे कि पहला यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बात करें, इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजेन की बात करें। काइमोट्रिप्सिनोजेन जो है यहाँ पे एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन बनता है। कैसे होता है ये एक्टिवेट, तो मैंने यहाँ पे ऊपर में बताया था। यहाँ पे फिर से एक बार टेबल पे आइए, तो यहाँ पे देखिए काइमोट्रिप्सिनोजेन जो है ये भी ट्रिप्सिन के मदद से ही एक्टिवेट होता है। कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है। काइमोट्रिप्सिन आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन की मदद से काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेटेड फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड को तोड़ने में काम आता है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे टूट रहा था एरोमेटिक कंपाउंड, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टायरोसिन मैंने बताया था, यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन वर्क करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड को, एरोमेटिक अमीनो एसिड को तोड़ना है, तो यहाँ पे आपका काइमोट्रिप्सिन ही वर्क करेगा। समझ रहे होंगे आप, समझ गए। चलिए इसके बाद हम बात करें इनएक्टिव प्रो इलास्टेज की बात करें, तो प्रो इलास्टेज जो है यहाँ पे आपका इलास्टेज को इल्ड करता है, यहाँ पे एक्टिव इलास्टेज को बनाता है। इसको इलास्टेज को बनाने के लिए भी ट्रिप्सिन की ही ज़रूरत पड़ती है। ट्रिप्सिन देख रहे हैं आप मास्टर एंजाइम की तरह किस तरीके से वर्क कर रहा है ना। सब जगह आपका ट्रिप्सिन ही यहाँ पे एक्टिवेटर का काम कर रहा है, अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। तीसरा हम बात कर ले इनएक्टिव प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज की बात कर लें, तो यहाँ पे ये क्या इल्ड करता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस इल्ड करता है ना, या फिर हम कह सकते हैं एन एक्सोपेप्टिडेज। ये एक प्रकार का एक्सोपेप्टिडेज है जो कि आपका ये फाइनली आपका ये क्या कर देता है ना, अमीनो एसिड को अलग अलग है ना छोटे छोटे फ्री मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम कर देता है ना। तो इसको जो है एक्टिवेट करने के लिए इसको भी कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस जो है आपका, जो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस में मतलब एक्टिवेट होता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस जो है यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस में जो एक्टिवेट होता है ये ट्रिप्सिन के ही मदद से होता है। यानी यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है ना, मास्टर एक्टिवेटर के का बिल्कुल काम करता है। क्योंकि ये जो क्लिप्स होते हैं ना, ये डाइटरी प्रोटीन के जो क्लिप्स होते हैं ना, ये तोड़ने का काम या कहें है ना, एंड एक्टिवेट्स अदर प्रोटीजेस क्लीव डाइटरी प्रोटीन, है ना। ये क्या करता है, डाइटरी प्रोटीन के को भी क्लिप्स करने का काम करता है, यानी उनके पेप्टाइड चेन को तोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ एंजाइम्स को भी ये एक्टिवेट करने के लिए उनके बीच में जो क्लिप्स होते हैं उनको भी तोड़ने का काम करता है। बात करें काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की, तो ये हाइड्रोलाइज किसे करता है, प्रोटीन को करता है ना, जो कि एंटर कर जाता है आपका डिओडेनम में और ये स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है और एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद एंजाइम इलास्टेज की बात करें तो ये ब्रेक करता है इलास्टिन को, है ना, जो कि आपका क्या है, प्रोटीन फाइबर, इलास्टिक प्रोटीन फाइबर आपने सुना होगा, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। जस्ट ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में काम करता है ये कनेक्टिव टिश्यूज के। तो उसी को ये क्या है, तोड़ने का काम करता है। कौन, इलास्टेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज स्प्लिट कर देता है एक अमीनो एसिड को, है ना, एक बार में एक अमीनो एसिड को तोड़ने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये आपको अमीनो एसिड की बॉन्ड दिख रही है, तो यहाँ पे आपको ये सिंगल अमीनो एसिड में तोड़ने का जो काम है ये कौन करेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज करेगा। तो देन यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है अमीनो एसिड यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या है, तोड़ देगा। यहाँ पे देखिए आप कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ग्लाइसिन और टायरोसिन के बीच में आपको दिख रहा होगा ये
तो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस एक फ्री अमीनो एसिड में ये क्या कर देगा, तोड़ देगा। इसके अलावा एमिनो पेप्टिडेजेस भी होता है, वो भी क्या है आपका इस तरीके से ल्यूसिन और ग्लाइसिन को तोड़ रखा है, देख रहे होंगे आप, इनके बॉन्ड को तोड़ देता है। ये एक्टिव होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं ऑलरेडी। आपका जो ये क्या नाम है, ये जो अदर एंजाइम्स है एमिनो पेप्टिडेजेस और डाइपेप्टिडेजेस जो हैं ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, इनको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जितने भी जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीजेस की बात करें तो ये सभी ट्रिप्सिन के द्वारा एक्टिवेट होते हैं, उन्हीं के द्वारा एक तरीके से क्लीवेजेस हो पाता है इनमें, और ये एक्टिवेट होते हैं। और साइड चेन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन की बात करें, ट्रिप्सिन की बात करें तो ये क्लिप्स किसे करता है, कार्बोक्सिल साइड ऑफ फिनाइलएनिलिन को और टायरोसिन को, और इसके अलावा ट्रिप्टोफैन और ल्यूसिन को भी करता है। लास्टेज किस किस को क्लिप करता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिल साइड ऑफ एलेनिन को करता है, और ग्लाइसिन और सिरिन को भी करता है। ठीक है, तो ये कुछ एमिनो एसिड्स हो गए। देन कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस जो है आपका काम कैसे करेगा, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रिप्सिन के हो जाने से ये एक्टिवेट हो जाता है और काम करने लगता है, नहीं, इनको एक तरीके से आयंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और कौन से आयंस, तो यानी यहाँ पे आपका जिंक आयन का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रिप्सिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पे ये क्या है सिंगल एमिनो एसिड में तोड़ पाएंगे, है ना, उनके कार्बोक्सिल टर्मिनस से, है ना। तो इस प्रकार से टूट जाता है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस द अदर एक्सोपेप्टिडेजेस सेक्रेटेड बाय एक्टिव फॉर्म बट ऑल नीड मेटल आयंस फॉर कोफैक्टर टू इंक्रीज देयर एक्टिविटी। तो इसके अलावा कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस के अलावा जो आपका ये जो एक्सोपेप्टिडेज है, इसके अलावा भी जो बहुत सारे आपके क्या होते हैं एक्सोपेप्टिडेज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था क्या, एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेजेस, ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे इनको एक तरीके से एक्टिविटी करने के लिए, है ना, इनको मेटल आयंस की ज़रूरत पड़ती है। मैंने क्या क्या बताया था, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, इसी तरीके से जिंक आयन हो गया, इनको वर्क करने के लिए इन सारे आयंस की सहायता लेनी पड़ती है। साथ ही पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस जो होता है ड्यू टू एंडोपेप्टिडेजेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के जरिए, है ना, जो कि आगे चल के आपके किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है, एक्सोपेप्टिडेजेस के द्वारा डाइजेस्ट होता है। देन एक्शन ऑफ एंडोपेप्टिडेजेस आपका 1.4 में दिखा दिया अभी मैंने। और एमिनोपेप्टिडेजेस यहाँ पे बात करें वो रिमूव किसे करता है, तो टर्मिनल अमीनो एसिड को फ्री, है ना, जिनके पास मतलब फ्री अमीनो एसिड्स को अलग कर देता है, पॉजिटिव फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप बना देता, ये क्या मैं बता रहा हूँ, हाँ, अमीनो ग्रुप को अलग कर देता है, समझ गए होंगे। इसके अलावा कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमिनोपेप्टिडेज क्या करता है, टर्मिनल अमीनो एसिड को फ्री अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ के अलग कर देता है। इसी तरह से कार्बोक्सीपेप्टिडेज रिमूव कर देता है टर्मिनल अमीनो एसिड को, है ना, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप में। इसी तरीके से एमिनोपेप्टिडेजेस और कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस एंजाइम जो है प्रोग्रेसिवली रिमूव करते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स को, और ईच एंड पे आप देखिएगा वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे, अंटिल अ डाइपेप्टाइड फ्रेगमेंट कंसिस्टिंग ओनली 2 अमीनो एसिड। आप देखेंगे कि डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड जो होता है जिसमें कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसमें आप देखेंगे जो कि आपके अमीनो एसिड होते हैं 2 अमीनो एसिड, है ना, बच जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं किनके बिटवीन, पेयर्स ऑफ अमीनो एसिड के बिटवीन, ये स्प्लिट हो जाते हैं किसके, डाइपेप्टिडेजेस की मदद से। इस तरीके से डाइपेप्टिडेजेस आता है, इनको तोड़ के अलग अलग अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, स्प्लिट कर देता है। इस तरीके से फ्री अमीनो एसिड आपका अलग हो जाता है, सिंपलेस्ट कंपोनेंट जो है प्रोटीन का अलग हो जाता है। फर्दर यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे जो आपके विलाई जो पाए जाते हैं स्टमक के अंदर, इन सभी विलाई के ज़रिए यहाँ पे सभी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपके, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो पूरा हो जाता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेस है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे बस एंजाइम का रोल हो रहा है, और एंजाइम को किस तरीके से इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसको आपको जानने की जरूरत है। साथ ही साथ थोड़े बहुत आपको पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन का भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना आप जानते हैं तो देन यहाँ पे आप क्या है, एंजाइम्स को समझने में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको 2 बातों का याद रखना है, यहाँ पे एंडोपेप्टिडेजेस जो होता है वो प्रोटीन को फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम करता है। मेन काम यहाँ पे किसका होता है, एक्सोपेप्टिडेजेस का होता है, जो कि आपके जो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हैं उनको एमिनो एसिड में, अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स में तोड़ने का काम करता है। कैसा होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, पॉलीपेप्टाइड चेन कैसा होता है इनका, किस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होता है इनका, और हाइड्रोलाइसिस के जरिए इस तरीके से अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो टोटल इसमें एंजाइम का रोल है, और किस किस तरीके से एंजाइम ने फंक्शन करा ये सारा ही चीज मैंने बता दिया है, ठीक है।
तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे सारा बिल्कुल एकदम डिटेल में प्रोटेओलाइटिक एंजाइम के बारे में समझ में आ चुका होगा। देन नेक्स्ट जो है ना हमारा एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के बारे में, यानी कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं उनके बिटवीन, उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है उसको समझेंगे, पॉलीसेकेराइड का। तो देन आई होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो देन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करके कर दिया। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।